अगर आप एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम ड्यूरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कॉमर्स इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी। एक फाइनेंस प्रोफेशनल की आवश्यकता पड़ेगी और फाइनेंस प्रोफेशनल्स आपके पास डेवलप होते हैं अंडर द स्ट्रीम ऑफ कॉमर्स। अगर आप कॉमर्स करने आए हो तो आप आगे चल के सीए करोगे, ये धारणा धीरे धीरे कम हो रही है। तो जिस व्यक्ति को इंश्योरेंस क्या है ये नहीं पता है तो वो इंश्योरेंस ठीक से बेच नहीं पाएगा। बिल्कुल। यूके में कहा जाता है कि इट इज कंपैटिबल टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वेयर एज इट इज नॉट द केस। अब ये डिफरेंसेस क्यों? हर कॉलेज अलग अलग फीस क्यों लगाता है? आखिर में करियर कर तो लूं, ये कंप्लीट करने के बाद में मुझे कितना पैसा मिलेगा? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 2 साल के आर्टिकलशिप में अगर बंदे को 1.5 लाख रुपए मिल रहा है और उसने पहले 3 लाख खर्च किया हुआ है तो इफेक्टिवली खर्च तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए रहेगा, आधा ही खर्चा होगा। जिस कोर्स की मार्केट में वैल्यू ज्यादा उसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा और उसी तरह से डायरेक्टली लिंक्ड होगा उसका पैकेज भी। आज की तारीख में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कई सारे बच्चे कॉम्बिनेशन में कोर्सेज करते हैं कि कॉमर्स ऐसी चीज है जो आप छोटे से छोटे दुकानदार की बात कर लें या बड़े से बड़ी कंपनी की बात कर लें, हर जगह आपको कॉमर्स का प्रोफेशनल लगना ही है। मैथ्स पसंद नहीं है, इसके पीछे का रीजन होता है हमारे स्कूल लेवल का कंसेप्ट, क्योंकि हमसे जो इंश्योरेंस कंपनीज पैसा लेती हैं वो उनके पास खुद के पास नहीं रखते हैं, ये लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट्स के किस तरह के रिटर्न्स आएंगे, ये सारे कैलकुलेशंस करने वाला जो बंदा होता है स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए, दैट इज बेसिकली एन एक्चुअरीज। क्या आप एजुकेशन लोन लेके जब आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद उसका रीपेमेंट जब स्टार्ट करोगे, विल इट बी राइट डिसीजन? मैंने कब, कहां, कितना, कैसे, किससे बात करनी है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तेरे तो 63% आए थे 12th में, तू कहां से सीए कर रहा है? तुझसे नहीं हो पाएगा। बट स्टिल आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं करियर की। और जब भी करियर की बात निकलती है तो ज़्यादातर माता पिता अपने बेटे या बेटी को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की सोचते हैं और इसी वजह से साइंस की तरफ झुकाव ज़्यादा होता है। लेकिन जब भी कॉमर्स की बात आती है तो या तो मार्क्स कम हो तो कॉमर्स में जाओ या फिर किसी को सीए बनना हो तो कॉमर्स में जाओ, ऐसी बातें होती है। लेकिन क्या सीए बनना और कॉमर्स ये एक ही इक्वेशन है या कॉमर्स का मतलब सिर्फ सीए होता है? और अगर आपको कॉमर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता लेकिन आपका बच्चा कॉमर्स करना चाहता है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। तो आज हमारे साथ है सीए मनीष तदरेजा, जो आज हमें बताएंगे कि हाउ डूइंग करियर इन कॉमर्स कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। और मनीष सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू। तो मेरा सबसे पहला आपका सवाल ये है कि अगर मुझे साइंस जाना है और कोई मुझे कहता है कि नहीं आपको कॉमर्स करना है, तो मुझे कॉमर्स करने की कोई ख़ास वजह है कि मैं साइंस छोड़कर मेरे दिमाग में कॉमर्स में क्यों करूं? ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, 10th के बाद मेरे सामने भी यही सवाल आया था कि क्या हमने कॉमर्स करना चाहिए या फिर साइंस करना चाहिए। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें से एक बेसिक फैक्टर जो मैंने आज तक के ऑब्जर्व किया हुआ है पेरेंट्स की तरफ से कि अगर, जैसे आपने पहले कहा, परसेंटेज अगर आपको कम है तो आपने कॉमर्स करना चाहिए, अदरवाइज यू शुड गो फॉर साइंस। अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं, क्योंकि एक जनरल झुकाव जो है वो है साइंस की तरफ ही है। पर अगर आप आज की तारीख में, आज की डेट में कंपैरिजंस करें साइंस के किसी भी तरह के कोर्स, जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है या आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है फ्रॉम द गुड कॉलेज, तो उसके लिए जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ा हुआ है। दूसरा, साइंस के कोर्सेस में जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी एक्सटेंडेड टाइम ड्यूरेशन हो चुका है आफ्टर 12th अगर कंपैरिजन करेंगे तो। बिल्कुल। जैसे अगर आप ऑब्जर्व करें, किसी व्यक्ति को अगर एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनना है, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए ही हैज़ टू कंप्लीट हिज MBBS, देन ही हैज़ टू कंप्लीट हिज MD, और इन सब के बीच में उनके जो एंट्रेंस एग्जाम्स आते रहते हैं, तो समय भी ज़्यादा लगने वाला है, खर्च ज़्यादा आता है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट
ये बंदा डॉक्टर बनने के बाद में भी या इंजीनियर बनने के बाद में भी जब खुद की प्रैक्टिस चालू करना चाहता है तो उस समय पे ही हैज़ टू स्पेंड अ गुड अमाउंट फॉर द सेटअप एज वेल। सेटअप भी काफ़ी महंगा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हैं तो ऑफ कोर्स द अल्टरनेट ऑप्शंस आर मच बेटर। अगर आप एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम ड्यूरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कॉमर्स इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी। एंड सबसे बड़ी बात आज की तारीख में कहूँ, हम लोग भारत देश में रहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हर जगह जाके कह रहे हैं दैट वी आर गोइंग टू बी अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वी आर गोइंग टू बी अ $7 ट्रिलियन इकोनॉमी। और अगर हम लोग ये $5 ट्रिलियन $7 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं तो आपको आने वाले समय में फाइनेंस प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। बिल्कुल। कितना भी आप बात कर लें, हर व्यक्ति को, चाहे वो एक डॉक्टर है, चाहे वो एक इंजीनियर है, चाहे वो एक बिजनेसमैन है या किसी भी तरह का व्यक्ति हो, उसे एक फाइनेंस प्रोफेशनल की आवश्यकता पड़ेगी। और फाइनेंस प्रोफेशनल्स आपके पास डेवलप होते हैं अंडर द स्ट्रीम ऑफ कॉमर्स, एक सही तरीके से। सो कंसिडरिंग दिस फैक्ट, ऑफ कोर्स बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई नो अबाउट इट वेरी वेल कि कॉमर्स इज गोइंग टू गिव यू अ बेटर अपॉर्चुनिटी। लेकिन सर कॉमर्स में सच में उतनी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ है? ये नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि बच्चा कॉमर्स ले ले और फिर उसे रिग्रेट हो जाए, यार काश मैंने साइंस ले लिया होता। ये बहुत सही सवाल पूछा आपने। बेसिकली सिंपल कैलकुलेशन से अगर देखा जाए ना, एक प्लेन बीकॉम बंदा भी हो, प्लेन ग्रेजुएट, अगर उसने सिर्फ एक ग्रेजुएशन किया हो, वो भी कहीं अगर किसी बिजनेसमैन के पास एक अकाउंटेंट के तौर पे भी काम करने लग जाए तो उसको साल के 4 से 5 लाख रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं है जी। वेरएज वही अगर आप देखें, अगर कहीं आपको साइंस बैकग्राउंड के कोर्सेज का अगर कंपैरिजन करें वापस, विच इज़ नॉट गुड टू कंपेयर ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, बट अगर वो कंपैरिजन करें भी तो भी वहाँ जब तक कि वो MBBS कंप्लीट नहीं कर सकता या जब तक वो बेसिक कोर्स BA MS BHMS कंप्लीट नहीं कर पाता, तब तक कि वो ही इज़ नॉट अ पर्सन हु कैन सर्व द सोसाइटी। वेरएज कॉमर्स स्ट्रीम में आप क्योंकि फाइनेंस से डील कर रहे हो, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कॉमर्स में ही डील कर रहे हो, तो आप एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करके या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्सेज तो ऑफकोर्स अवेलेबल हैं, ये कंप्लीट करके श्योरली यू कैन रीच टू अ पर्टिकुलर लेवल। दूसरी बात, कई बार मैंने ऑब्जर्व किया है कि बंदा बोलता है मैंने एक पर्टिकुलर करियर चुना है तो मुझे यही फॉलो करना है। हो सकता है कुछ प्रोफेशनल करियर्स में हर्डल आते हैं, उन हर्डल्स के बावजूद भी आपके पास ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि जिसके तहत आप अपने करियर ऑप्शन शिफ्ट कर सकते हो। एक बार कोई बंदा अगर इंजीनियरिंग करने चला जाए तो उसको शिफ्ट ये ऑप्शन बहुत कम अवेलेबल होता है, whereas when it comes to the commerce courses there is a possibility to get shifted from one professional course to another professional course also। अच्छा सर, आमतौर पे ये देखा जाता है किसी भी लेमैन के हिसाब से कि कॉमर्स इज इक्वल टू CA, तो ये जो समीकरण है, इक्वेशन है कि हर एक को लगता है कि आप तुमको CA करना है, कॉमर्स है तो, या कॉमर्स गया तो CA करने वाला। लेकिन इसके अलावा मैं मानता हूँ कि बहुत सारे अलग ऑप्शंस भी रहते होंगे जिसमें अलग अच्छी आमदनी भी होती होंगी। तो ऐसे कौन से कोर्सेज CA के अलावा है जो हम ऑप्ट कर सकते हैं? देखिए, ये धारणा जो है कि अगर आप कॉमर्स करने आए हो तो आप आगे चल के CA करोगे, ये धारणा धीरे धीरे कम हो रही है। अच्छा। क्योंकि मार्केट में सच में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया प्रोफेशनल कोर्सेज आज की तारीख में कॉमर्स स्ट्रीम में अवेलेबल हैं। पहले एक समय होता था कि बंदा 12th पास करने के बाद में ग्रेजुएशन किया करता था, प्लेन बीकॉम जिसे हम लोग कहते हैं। आज की तारीख में बीकॉम में अल्टरनेट ऑप्शन आ गया बीकॉम ऑनर्स, जो कि एक 4 साल का बीकॉम कोर्स होता है। नॉर्मली 3 साल के लिए आप बीकॉम करते हो और इफ़ इट इज़ बीकॉम ऑनर्स इट इज़ 4 years बीकॉम कोर्स। वहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई, वहाँ स्पेशलाइजेशन भी आ गया। जो बीकॉम ऑनर्स होता है दैट इज़ बेसिकली द स्पेशलाइजेशन वाला बीकॉम। मतलब जिस व्यक्ति को कोई बहुत रिजिड या बहुत प्रोफेशनल लेवल का कोर्स नहीं करना है कि मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं होने वाली है, इस तरह की अगर धारणा रखते हैं तो वो व्यक्ति भी अगर बीकॉम ऑनर्स करके आगे बढ़ता है तो उसे भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। ये हो गई ग्रेजुएशन की बात। इसके अलावा BBA भी अवेलेबल है। आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग तरह के कोर्सेज ला रही है इन द ग्रेजुएशन इटसेल्फ, जैसे कि BMS हो गया, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़, BFM हो गया, बैचलर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस तरह के कोर्सेज करके भी ये लोग आगे अपना करियर बना सकते हैं, स्पेशली इनटू द इंडस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जैसे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर आप देखें तो इनको इंश्योरेंस सेक्टर में जो उनके सेल्स मार्केटिंग वाले लोग होते हैं उसके लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है। क्यों?
तो जिस व्यक्ति को इंश्योरेंस क्या है ये नहीं पता है तो वो इंश्योरेंस ठीक से बेच नहीं पाएगा। बिल्कुल। पर वहीं अगर वो कॉमर्स वाला जिसने एक BFM BMS जैसे कोर्सेज किए हुए हैं, वो जब अगर मार्केटिंग में जाएगा तो उसको सब्जेक्ट, उसको वो मैटर क्या बेचना है वो भी अच्छी तरह से पता होगा। इसके अलावा अब ये जो कोर्सेज थे ये थे ग्रेजुएशन के कोर्सेज। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप बिफोर ग्रेजुएशन अगर आपका करियर स्टार्ट करना चाहते हो विद इन द प्रोफेशनल करियर्स, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ कोर्स इज द ऑप्शन, CS कंपनी सेक्रेटरी इज द अनदर ऑप्शन, देन LLB इज ऑल्सो एन ऑप्शन, क्योंकि LLB आजकल 5 साल के लिए होता है जिसमें 3 साल का ग्रेजुएशन 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड होता है। इवन CMA दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ये सारे कोर्सेज बिफोर ग्रेजुएशन आफ्टर 12th स्टार्ट किए जा सकते हैं, मतलब आपका टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है। बिल्कुल। एंड एट द सेम टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे आप MBA का एग्जांपल ले लीजिए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप एग्जांपल ले लीजिए CFA का, दैट इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इस तरह के कोर्सेज भी आज की तारीख में अवेलेबल हैं। तो इट इज़ नॉट अ लिमिटेड एरिया नाउ। इट्स नॉट द केस कि आप 12th कंप्लीट करोगे या फिर 10th कंप्लीट करोगे, कॉमर्स में आओगे, कॉमर्स में आके आपने क्या करना है तो फिक्स है, ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नाउअडेज। ग्रेट ग्रेट। तो ये ACCA क्या होता है फिर? ACCA is also a professional course which is developed by a UK based company and वो जो कोर्स है वो बेसिकली आज की तारीख में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट में है, स्पेशली इन द UAE एरिया, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने वैट रिजीम अभी रिसेंटली एक 5-7 साल पहले लॉन्च किया हुआ है, तो वहाँ पे ACCA की रिक्वायरमेंट है। UK में कहा जाता है कि इट इज़ कंपैटिबल टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी, वेयर इट इज़ नॉट द केस। ACCA is a different course, an independent course than the chartered accountancy. So there is no linkage or there is no direct thing between the CA and ACCA. अच्छा, तो सर ये कोर्सेस की तो बात हो गई, अभी सब पेरेंट्स के मन की बात इसको ड्यूरेशन क्या है और खर्चा कितना आएगा? Of course. एक बात बता दूं आपको, मेरे पास कभी भी अगर कोई स्टूडेंट एज अ काउंसलिंग के लिए आता है तो उनको मैं हर बार एक ही चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंटली कहता हूँ, और वो ये कि आप जो कुछ भी करियर चुनो उसमें आपको 4 चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें 2 चीज़ें अभी आपने पूछी। एक, उस कोर्स के लिए आपको टोटल समय कितना लगने वाला है, ड्यूरेशन कितना होगा, और दूसरा उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको खर्च कितना आने वाला है। तो अगर आप BCom जैसे कोर्सेज का एग्जांपल लें, जो मैंने पहले आपको एग्जांपल बताया ग्रेजुएशन लेवल के, ये आजकल डिपेंड करता है कि आप किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ से वो कर रहे हो। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से कर रहे हो तो ऑन एन एवरेज 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च आता है फॉर द कोर्सेज लाइक BFM, कोर्सेज लाइक BMS। इन कोर्सेज के लिए 2 से 2.25 लाख रुपए ऑन एन एनुअल बेसिस खर्च आता है। वेरएज यही अगर कोई बंदा सिर्फ ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन ऑनर्स कर रहा है, BCom ऑनर्स, उस तरह के कोर्स कर रहा है, तो उसके लिए खर्च आता है लगभग आप समझ लीजिए एक 20 से 25 हज़ार रुपये पर एनम। मैं यहाँ पे हॉस्टल फीस की इंक्लूजन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉलेज की फ़ीस के बारे में बात कर रहा हूँ। उसी तरह से अगर आप ले लें BBA जैसा कोर्स, उसमें भी इट डिपेंड्स फ्रॉम द कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, अप्रॉक्सीमेटली 60,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक की फ़ीस चार्ज की जाती है। अब ये डिफरेंसेस क्यों, हर कॉलेज अलग अलग फ़ीस क्यों लगाता है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि उनके पास इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं जो क्लास में डिस्कशंस करते हैं। दूसरा, उनके प्लेसमेंट्स कंपैरेटिवली अच्छे होते हैं, जगह होते होंगे। राइट। हालांकि ये बात है कि अगर ग्रेजुएशन लेवल का बंदा होगा, चाहे वो BFM, चाहे वो BMS किया हुआ हो, चाहे BCom किया हुआ हो, इनका पैकेज जो होता है आफ्टर कंप्लीशन, ये 3rd क्राइटेरिया होता है जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ, जो आपने चेक करना चाहिए कि आखिर में करियर कर तो लूँ, ये कंप्लीट करने के बाद में मुझे कितना पैसा मिलेगा। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग जो करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद को सेटल करने के लिए कर रहे हैं। तो एवरेज ये जो ग्रेजुएट्स हैं, इनका एवरेज पैकेज होता है 4 लाख से 8 लाख रुपए तक मैक्सिमम। अगर अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी से भी ये लोग करके निकलते हैं तो भी 8 लाख रुपए विल बी देयर स्टार्ट पैकेज। नाउ अल्टीमेटली व्हाट वी कैन टॉक अबाउट इज द स्टार्ट पैकेज। क्यों? आगे वाले समय में
उनको उनकी कैपेसिटीज के हिसाब से पैकेजेस बढ़ा के मिलेंगे, पर शुरुआत तो कहीं ना कहीं होनी चाहिए। वहीं अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज का एग्जांपल लें, जो मैंने आपको कहा सीए, सीएस, सीएमए, एलएलबी, इसमें एलएलबी को मैं थोड़ा सा अलग रखूंगा क्योंकि ये वापस कॉलेज के थ्रू होता है, वेराज सीए, सीएस, सीएमए जो है ये कोर्सेज डिस्टेंस लर्निंग बेस्ड कोर्सेज हैं, यानी कि इनके इंस्टीट्यूट्स हैं, उन इंस्टीट्यूट के साथ आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और आप घर बैठ के खुद की पढ़ाई करते हो, या फिर जो बाहर मार्केट में कमर्शियल कोचिंग अवेलेबल है उनके सपोर्ट के साथ आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हो। तो वो कमर्शियल कोचिंग की फीस, इनकी रजिस्ट्रेशन की फीस, इन सबको कंसिडर किया जाए तो ऑन एन एवरेज सीए, सीएस, सीएमए में अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 लाख रुपए का टोटल कोर्स ड्यूरेशन में खर्च आता है। टोटल खर्चा एंड टू एंड। यस, हालांकि सीए कोर्स करते समय ये खर्च भी और कम हो जाता है। उसके पीछे का रीजन है, सीए कोर्स करते समय हर स्टूडेंट को आर्टिकलशिप करनी होती है उनके सेकंड लेवल को क्लियर करने के बाद। तो जब वो आर्टिकलशिप करने जाते हैं तो उस आर्टिकलशिप के दौरान उनको स्टाइपेंड के तौर पे पैसा मिलता है। तो वो कितना मिलता है? हाँ, वो ऑन एन एवरेज पुणे जैसी सिटी में अगर एग्जांपल लिया जाए तो 5 से 6 हज़ार रुपये स्टार्ट होता है, और बड़ी फर्म्स में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे लगभग 15,000 रुपये भी स्टाइपेंड मिलता है। तो उस तरह से अगर बड़ी फर्म में कोई बंदा चला गया, बड़ी फर्म से आई मीन टू से बिग टेंस वी कॉल एज, कि जो बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एफिलिएटेड फर्म्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ही फर्म्स हैं, वहाँ पे 15-15 हज़ार रुपये महीने का स्टाइपेंड मिलता है। अगर इस तरह का स्टाइपेंड मिलता है तो उनका खर्चा निल हो जाता है। 60,000 से 1.5 लाख तक का पैकेज सालन को स्टाइपेंड मिल जाता होगा। जी, 2 लाख 2 साल की आर्टिकलशिप है। 2 साल के आर्टिकलशिप में अगर बंदे को 1.5 लाख रुपए मिल रहा है और उसने पहले 3 लाख खर्च किया हुआ है तो इफेक्टिवली खर्च तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए रहेगा, आधा ही खर्चा हो गया। Yes. In fact, why people are more inclined to do CA is because once they complete, there is a huge demand for the chartered accountants. That is the reason. और अगर इन सारे कोर्सेज की ड्यूरेशंस की बात करें तो CA, CS, CMA इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 साल का ड्यूरेशन टोटल लगता है, जिसमें CA कोर्स के लिए 4.5 साल का ड्यूरेशन होगा, CS कोर्स को कंप्लीट करने के लिए 3.5 साल का ड्यूरेशन लगता है, आफ्टर 12th की बात कर रहा हूं मैं, और उसी तरह से CMA कोर्स को भी कंप्लीट करने के लिए लगभग 3.5 साल लगते हैं। तो इस तरह से इनका टाइम ड्यूरेशन और एक्सपेंडिचर है। तो अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो खर्च वाइज ग्रेजुएशन डिग्रीज, अगर प्रोफेशनल ग्रेजुएशन डिग्रीज जैसे BFM, BMS वगैरह जैसे कोर्सेज मैंने कहे, उनके लिए खर्च है, बट एट द सेम टाइम दोज आर मोर सिंपलर कोर्सेज टू कंप्लीट बिकॉज वो इन हाउस होते हैं, कॉलेज के थ्रू होते हैं, तो वहाँ पे एफर्ट्स कम लगते हैं। बट जहाँ तक आप बात करें CS, CS, CMA की, तो वहाँ पे थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। सो दैट्स द काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कोर्सेज। जैसे हमने अभी कोर्सेज की बात करी, डिफरेंट कोर्सेज भी है, ड्यूरेशन देख लिया, उनका खर्चा भी देख लिया, लेकिन एक अहम मुद्दा अभी भी बरकरार है कि ये डिफ़िकल्टी लेवल कितना होता है। कि आपने सारे तो कोर्स गिनवा दिए, लेकिन एक बच्चा अगर मैंने बहुत बार सुना कि CA करने में इसका दूसरा अटेम्प्ट है, तीसरा अटेम्प्ट है, तो ये डिफ़िकल्टी लेवल कितना है और क्या हर बच्चा उसको कोप अप कर पाता है क्या नहीं? कुछ लोग 5-5, 6-6 अटेम्प्ट्स भी हाँ, देते वो भी है। तो ये फिर डिफ़िकल्टी कैसे आप डिसाइड करोगे? मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, मैंने भी CA फाइनल में 4 अटेम्प्ट दिए। अच्छा, तो ये बात भी आ जाती है। आई नेवर फील बैड अबाउट इट बिकॉज जब हम लोग CA कर रहे थे उस समय पे आज के लेवल का डायनामिज्म नहीं था। उस समय पे हम लोग देखते थे लोग 10-10 साल तक के CA कर रहे हैं, तो हमको तो कभी फीलिंग ही नहीं आती थी कि हम 4 अटेम्प्ट भी लग गए। खैर, डिफ़िकल्टी वाइज अगर देखा जाए ना सर, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिए, जिस कोर्स की मार्केट में वैल्यू ज़्यादा, उसका डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगा, और उसी तरह से डायरेक्टली लिंक्ड होगा उसका पैकेज भी। जैसे अगर आप एग्जांपल लें, मैंने कहा BCom या BCom ऑनर्स या फिर BFM, BMS, इनका डिफ़िकल्टी लेवल मार्केट में कंपैरेटिवली कम है। क्यों कम है? एक रीज़न ये इन हाउस होता है, कंटिन्यूस आपको कॉलेज अटेंड करना होता है, आपका सिलेबस लिमिटेड होता है हर पॉइंट पे, आपका 6-6 महीने का सेमेस्टर होता है, उस सेमेस्टर में एक लिमिटेड स्टडीज़ करके आप वो सेमेस्टर क्लियर करके आगे बढ़ते हो जी, और इस वजह से उनका डिफ़िकल्टी लेवल कंपैरेटिवली कम हो जाता है क्योंकि सेमेस्टर वाइज पासिंग है। और एट द सेम टाइम उसी वजह से जब ये कंप्लीट कर लेते हैं तो उनका पे पैकेज भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो दे विल बी हैविंग द लिमिटेड प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल। जहाँ तक बात की जाए प्रोफेशनल कोर्सेज की,
MBA, yes, एंट्रेंस लेवल पे अच्छा डिफिकल्ट होता है, इफ स्पेशली इफ यू वांट टू डू इट फ्रॉम द गुड कॉलेजेस। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें, आपको IIMs में से MBA करना है, या फिर आपको नरसी मुंजी काइंड ऑफ कॉलेज से MBA करना है, जमनालाल बजाज इज़ अनदर एग्जांपल, जेवियर्स, कैवियर यूनिवर्सिटी से आपको अगर MBA करना है, इस तरह के प्लेसेस से अगर आपको आपका MBA कंप्लीट करना है, सिम्बायोसिस पूना का अगर एग्जांपल लिया जाए, तो इनका एंट्रेंस विल बी वेरी डिफिकल्ट। जैसे मैं जब सिम्बायोसिस में पढ़ा रहा था, सिम्बायोसिस MBA में, तो उस समय पे मैंने सुना था उनके पास एप्लीकेशंस आई थी MBA के लिए लगभग 80,000 80,000 एप्लीकेशन थे। स्नैप के लिए, उनका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है। अच्छा। और उसमें से उनके पास एडमिशन्स हुई केवल टोटल कॉलेजेस मिला के इनके पास कुछ 800 या 900 एडमिशन्स अवेलेबल थी। तो क्यों? तो ऑफ कोर्स 1% हो गया दे आर वन ऑफ द कॉलेजेस, नोन कॉलेजेस फॉर दैट, एंड दैट्स व्हाई दे वर हैविंग दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। और ये उनका हर साल का सिलसिला चल रहा है। तो वहां पे जाके बंदा MBA करेगा तो ऑफ कोर्स उसका पे पैकेज भी उसी तरह से होगा। उस समय पे इनका जो कोर्स करिकुलम था, सेमेस्टर 1 में सर इनका टाइमलाइन होता था, सुबह 7 बजे इनके लेक्चर लगते थे, रात के 9 बजे तक लेक्चर होते थे बाप रे। सेमेस्टर 1। क्यों? तो अगर पहले ही फास्ट लेवल पे अगर सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा तो आगे चल के बंदा रिलैक्स होके प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन में जा पाएगा, एंड दैट्स अ गुड थिंग, दैट इज रिक्वायर्ड। तो वहां पे उनको वो डिफिकल्ट लगेगा। वहीं अगर वो पुणे यूनिवर्सिटी का MBA करेगा तो उसको शायद कंपैरेटिवली थोड़ा सा सिंपलर लग जाए। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कॉलेजेस में कर रहे हो, उस तरह से उनका, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो ऑटोनोमस हो चुके हैं और वो अपने हिसाब से अपने स्टूडेंट्स के लिए अपना शेड्यूल, अपना सिलेबस सेट करते हैं और उसके हिसाब से वो पढ़ाते हैं। वेयरएज अगर हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक CA, CS, CMA का एग्जांपल लें, तो सीक्वेंशियली अगर देखा जाए तो CMA, CS एंड CA, दिस विल बी द डिफिकल्टी लेवल। अच्छा। CMA will be comparatively lesser difficult, CS will be more थोड़ा difficult, ज़्यादा। and CA of course has the difficulty level. But at the same time, अगर बंदा फोकस्ड है तो कोई सी भी डिफिकल्टी हो वो बंदा आगे बढ़ ही पाएगा। बिल्कुल। तो सो दिस इज अबाउट, मतलब दिस वी कैन डिस्कस, मतलब डिफिकल्टी लेवल को प्रमाणित करना थोड़ा सा मुश्किल है। जो जितना आग में हाँ। जलेगा उतना ज़्यादा निखरेगा, सीधी वैसी बात हो है, गई। सीधी बात है। जी। सर आपने अभी ये सारे कोर्सेज की बात बता दी, ड्यूरेशन हो गया, खर्चा हो गया, तो नेक्स्ट लेवल इज़ इसमें आगे अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स में बेटर है, बिजनेस में है, और क्या बच्चों ने किस तरह से सोचना चाहिए? ओके, अगर हमारा क्लियर कट फोकस है कि हमें हमारा सिर्फ बिजनेस चलाना है, तो फॉर दैट पर्पस माय जनरल सजेशन वुड बी अ पर्सन शुड गो फॉर द MBA काइंड ऑफ कोर्सेस, या फिर BFM काइंड ऑफ कोर्स, BMS काइंड ऑफ कोर्स। उससे श्योरली उसको बिजनेस में सपोर्ट मिलेगा। ये बात नहीं है कि आप प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे CA, CS करके आप बिजनेस नहीं चला सकते हो, वो तो है ही है। बट अगर कोर इंटरेस्ट ही वो है कि मुझे और ज़्यादा फाइनेंस में घुसना नहीं है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बट मुझे मेरा बिजनेस ठीक से चलना चाहिए, उसके लिए कितनी पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए काफ़ी है। उसी तरह से अगर आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे देखना है कि आई वॉन्ट टू वर्क इन UK और आई वॉन्ट टू वर्क इन ऑस्ट्रेलिया, मुझे कंपैटिबिलिटी चाहिए, कहीं पे भी जाके मैं काम कर पाऊँ, इस तरह का अगर आपको फोकस है, तो उसके लिए द कोर्सेज लाइक CFA, the courses like CFP, that is Certified Financial Planner, courses like CA, and of course you can do CS also, जिसके थ्रू आप ग्लोबली बहुत मल्टीपल प्लेसेस पे काम कर सकते हैं, इंक्लूडिंग MBA। इनफैक्ट आज की तारीख में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कई सारे बच्चे कॉम्बिनेशन में कोर्सेज करते हैं। अच्छा। जैसे किसी बंदे ने अगर CA कंप्लीट कर लिया, वो साथ में MBA करना चाहता है, तो CA विथ MBA इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, CA विथ CFA इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, CS विथ MBA इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। कॉर्पोरेट लॉयर्स जो होते हैं उनको सपोर्ट चाहिए होता है कंपनी लॉ के हिसाब से, तो कंपनी सेक्रेटरीज हेल्प देम इन दैट। सो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल हैं, और श्योरली ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज पॉइंट ऑफ व्यू से जिस किसी को व्यक्ति को भी देखना है, दे शुड गो फॉर द प्रोफेशनल कोर्सेज, दे शुड नॉट गो फॉर द ग्रेजुएशन कोर्सेज ओनली। वेराज अगर आपको लोकली अपने कंट्री में ही काम करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखनी है, लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, देन द पर्सन कैन गो फॉर द ग्रेजुएशन काइंड ऑफ कोर्सेज, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो जॉब
और बिजनेस दोनों में अपॉर्चुनिटीज है? ऑफ कोर्स, मतलब कॉमर्स मैम ऐसा है कि कॉमर्स ऐसी चीज है जो आप छोटे से छोटे दुकानदार की बात कर लें या बड़े से बड़ी कंपनी की बात कर बिल्कुल, लें, बिल्कुल। हर जगह आपको कॉमर्स का प्रोफेशनल लगना ही है। तो सर अभी जो नया बहुत ज़्यादा हाइप किया हुआ कोर्स है वो है बीबीए। मतलब बच्चे बोलते नहीं बीकॉम नहीं करना, मुझे बीबीए करना है। तो ये बीकॉम, बीबीए, बीएफएम, बीएस, बीएमएस, ये जो 3-4 बी कोर्सेस है, इनको आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं और विच इज़ द राइट थिंग टू चूज? सी बेसिकली बैचलर्स डिग्री या फिर ग्रेजुएशन जिसे हम लोग कहते हैं, इट कैन बी परस्यूड इन ईदर ऑफ दीज थिंग्स। हालांकि अगर आपको आपका बिजनेस ही चलाना है, Family आपको कहीं पे business. भी बहुत सारा एक्सप्लोरेशन नहीं करना है या फिर एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाना है, पीपल गो फॉर बीबीए इन दैट केस। बीएमएस इज बेसिकली द बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़। तो वहाँ पे आपको बेसिक लेवल का मैनेजमेंट स्टडीज़ दिया जाता है। उसी तरह से बीएफएम में बेसिक लेवल का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन कोर्सेज को कंप्लीट करके दे कैन गेट द अपॉर्चुनिटीज़ इन द जॉब सेक्टर ऑल्सो। जैसा मैं पहले कह रहा था, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आज की तारीख में डिमांड है। बैंक्स बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, उनको मार्केट करने के लिए, उनको बैक एंड के लिए जो लोग लगते हैं उसके लिए दे गो फॉर दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ बीएफएम और फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ बीएमएस। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आज की तारीख में अवेलेबल हैं। अब किस व्यक्ति ने क्या चुनना चाहिए, whether a person should go for BBA, BCom, BMS or the kind of BFM courses। देखिए इसमें ऐसा है, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, मेरे को थियरी पसंद है, मैं थियरी में ज़्यादा ध्यान लगा सकता हूँ। वन कैन गो फॉर द लॉ काइंड ऑफ कोर्स, वन कैन गो फॉर द कंपनी सेक्रेटरी काइंड ऑफ कोर्स, और वन कैन गो फॉर BCom। हालांकि अगर सिर्फ BCom करता है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना गलत है। गलत। दूसरा, अगर उस व्यक्ति को न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे लगते हैं कि मैं कैलकुलेशंस में अच्छा हूँ, दैट काइंड ऑफ पर्सन शुड गो फॉर द कोर्सेस लाइक ऑफ कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी। दैट काइंड ऑफ पर्सन शुड गो फॉर द कोर्सेस लाइक BMS, BFM। इस तरह के कोर्सेस में वहाँ पे उनको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, क्योंकि जहाँ कैलकुलेशंस आते हैं, और अगर हमारा कैलकुलेशन मैथ्स मेरे को पसंद ही नहीं है, इफ दिस इज द काइंड ऑफ थिंग, देन दैट पर्सन शुड बी वेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ कोर्सेस। ये बात गलत है कि मैथ्स पसंद नहीं है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ कर लो, मैथमेटिक्स तो लगाना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ता है। और इसीलिए और इनफैक्ट सच बताऊं, मैथ्स पसंद नहीं है, इसके पीछे का रीज़न होता है हमारे स्कूल लेवल का कंसेप्ट्स। अच्छा। हमें जिस तरह से स्कूल लेवल पे मैथ्स पढ़ाया जाता है कि आप ये फॉर्मूलाज हैं, इनको पढ़ के आओ, और कल हम इस पे एग्जांपल्स करेंगे, और इस वजह से उनका आगे चल के मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में से इंटरेस्ट निकल जाता है। और दुविधा की बात ये है कि इनके पास ऑप्शन होता है। इन 11 दे कैन सेलेक्ट वेदर आई शुड हैव द मैथ्स और नॉट, जो कि गलत है। मैथ्स होना ही चाहिए, बिकॉज मैथ्स इज द बेसिक ऑफ एनी एंड एवरी सब्जेक्ट। एंड दैट्स वाई जहाँ जहाँ आपका कैलकुलेशन, जहाँ आपका दिमाग नंबर्स में फास्ट दौड़ता है, मतलब मैं कई बार क्लास में मजाकिया तौर पे कहते रहता हूँ, अ पर्सन हु लव्स द फिगर्स दे शुड गो फॉर द कोर्सेज लाइक द न्यूमेरिकल्स एंड ऑल दैट। मैंने खुद 11 में मैथ्स छोड़ दिया था, 12 में छोड़ सर दिया था। हमने भी छोड़ा था, इसलिए अभी मेडिकल में आए हैं हम लोग। सर एक बात आपने थोड़ी देर पहले कही थी कि अब्रॉड बहुत सारे लोग जाते हैं, तो मैं ये पूछ रहा था कि अब्रॉड में जाने के अपने यहाँ के जो ग्रेजुएशन का है उनको वहाँ कितनी वैल्यू है? तो वो एज़ गुड एज़ कंपैटिबल वहाँ भी होता है, और वहाँ जाने के लिए उनको क्या प्रिपरेशंस एक्स्ट्रा करने पड़ते होंगे, और कैसे होते हैं एलिजिबल? इनफैक्ट मैं सच बताऊं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ का टीचिंग इज़ मच बेटर देन द यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड। आई हैव रिसेंटली एक्सपीरियंस्ड इट विद सम ऑफ माई कलीग्स एंड देयर चिल्ड्रन। क्यों? वहाँ पे आपको कंसेप्ट को डिटेल में समझाया नहीं जाएगा, आपको कहा जाएगा ये कंसेप्ट है, आप खुद पढ़ाई करिए, आप खुद इस पे थीसिस बनाइए, आप खुद सबमिट करिए। अच्छा। हमारे यहाँ पे पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ पे उस बंदे को समझाया जाता है। तो ग्रेजुएशन लेवल तक तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने यहीं पे पढ़ाई करनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से जाके पढ़ाई करते हो, जैसे आई वोंट से ओनली हार्वर्ड, देर आर मल्टीपल ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, लाइक क्वींस यूनिवर्सिटी इन लंडन इज़ गुड, देर इज़ अ यूनिवर्सिटी इन US
आप MIT में चले जाके वहाँ पे पढ़ाई करो या हार्वर्ड में जाके पढ़ाई करो, ऑफ कोर्स दोज प्लेसेस विल एक्सेप्ट यू ओनली इफ यू हैव गॉट गुड ग्रेड्स. In India, all the universities are accepted. They love Indian universities. अच्छा. Second, they are good They are good in communication. Number 3, they have the work experience. ये universities especially उन लोगों को accept करती है जिनके पास work ex ज़्यादा अच्छा है. And they will be open-handedly taking them and they will be giving them the fantastic training. So masters के लिए surely हम लोग abroad प्रेफर कर सकते हैं, पर ग्रेजुएशन के लिए आई वुड जनरली सजेस्ट, बिकॉज एक तो बच्चे का माइंडसेट उतना बड़ा डेवलप नहीं होता है, और दूसरा अब्रॉड जाके आपको अगर खर्च करना है तो जहाँ से आपको कुछ फ्रूट्स मिले वहाँ पे खर्च करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है. तो सर सिर्फ BCom करके भी MBA के लिए जा सकते हैं? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन द अब्रॉड आर एक्सेप्टिंग इट, बट जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं दे डोंट एक्सेप्ट ओनली ग्रेजुएट्स, दे एक्सेप्ट जनरली द प्रोफेशनल्स, लाइक CA करने के बाद में, CFA करने के बाद, या फिर CMA जैसे कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद उनको वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है. तो ये BCom, BBA, BFM इसके बाद है ये कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद में भी ग्रेजुएशन के लिए बाहर, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाया जा सकता है MS के लिए, बट द ओनली प्रॉब्लम इज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज विल बी एक्सेप्टिंग इट, जहाँ पे ऑब्वियसली खर्च ज़्यादा होता है. मतलब मैंने अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड के बेटे गए थे, उनका एनुअल एक्सपेंस वाज, मतलब रहने खाने का छोड़ के, वाज अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 लाख रुपीस. सो अगर 2 साल का कोर्स करने वहाँ बंदा जाता है तो करीब करीब 60-70 लाख रुपए खर्च आएगा. कंसिडरिंग दैट फैक्ट वन शुड गो फॉर इट. सर अभी इतने सारे कोर्सेज के बारे में आपने बताया, एक कोर्स के बारे में मैंने पढ़ा था, एक्चुरियल साइंस. हाँ. और कुछ ISI करके कोई इंस्टीट्यूट है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऐसे. तो ये दोनों के बारे में मुझे थोड़े डिटेल्स आपसे जानने हैं. मैंने एक आर्टिकल ऐसे ही शॉर्ट में पढ़ा था बट कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो आप ही बताइए. अभी देखिए, एक्चुरियल साइंस इज अ कोर्स विच इज़ बेसिकली फॉर द पीपल हु आर रिक्वायर्ड इन इंश्योरेंस सेगमेंट. जैसे आप इंश्योरेंस के जो स्कीम्स देखते हैं कि आप इतने साल का अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसके बाद आपको इतना पैसा मिलेगा. दिस इज ऑल कैलकुलेशन. This all calculation is done based on the life expectancy, investments to be done. क्योंकि हमसे जो इंश्योरेंस कंपनीज पैसा लेती हैं वो उनके पास खुद के पास नहीं रखते हैं, ये लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. तो वो इन्वेस्टमेंट्स के किस तरह के रिटर्न्स आएंगे, तो ये सारे कैलकुलेशंस करने वाला जो बंदा होता है स्टैटिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए, दैट इज़ बेसिकली एन एक्चुरीज. एक्चुरीज का कोर्स ये 12th के बाद स्टार्ट किया जा सकता है. ये उनकी एक एंट्रेंस की एग्ज़ाम होती है, एसेट नाम से, एक्चुरियल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. वो टेस्ट देने के बाद में दे कैन स्टार्ट विद द एक्चुरीज कोर्स. कोर्स थोड़ा सा क्लमजी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल 16 पेपर्स पास करने होते हैं. आपके पास चॉइस होती है आप कब कौन सा पेपर देना चाहो. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक समय पे 6 पेपर्स देने होंगे, एक समय पे 4 पेपर्स देने होंगे. आपको एक समय पे 1 पेपर देना है तो आप वैसे भी दे सकते हो. It is a course which is basically for the people who have maths on their mark sheet, that is mandatory. दूसरा, जिनका statistical analysis में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, अच्छा, those kind of people should go for the actuarial science. इसके अगर फर्स्ट लेवल के 8 पेपर्स भी अगर हम लोग पास कर लेते हैं तो भी इनकी जॉब अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाती हैं. And once the person has completed the actuaries course, they have got fantastic opportunities in the insurance sector and into the investment banking नहीं, पर into the mutual fund sector. अच्छा. जहाँ ज़्यादा calculations और future के बारे में discussions हैं, वहाँ पे ये सारे courses काम आते हैं. और जहाँ तक है ISI, the Indian Statistical Institute, ये basically बहुत ज़्यादा हम लोग सर्वेस करते हैं, और वो सर्वेस करने के बाद में उस पर से कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, और वो निष्कर्ष निकाल के हम लोग तय करते हैं कि आगे किस तरह से इसको पोर्ट्रे किया जाए, या कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या कोई पर्टिकुलर आपको सपोज कोको कोला जैसी कंपनी को मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लाना है. सो व्हाट दे वुड डू द एनालिसिस ऑफ द कस्टमर. और वो जो एनालिसिस है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है कि पास्ट में कौन से टाइप का कस्टमर किस तरह के बेवरेजेस ले रहा है, उन बेवरेजेस को कितना कंजम्पशन है, कितना फ्रीक्वेंसी के साथ ले रहा है. तो ये सारे एनालिसिस जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आते हैं. तो इन चीज़ों के लिए दे हैव डेवलप्ड दिस काइंड ऑफ कोर्सेस.
हालांकि उसके लिए अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली लिमिटेड रहेगी, क्योंकि हर कंपनी को सर्वेज रिसर्चेस की आवश्यकता कम पड़ती है, और क्योंकि ये मार्केट में रिसर्चेस अवेलेबल हैं। सो सर, अभी ये एक्चुअरीज की बात होगी तो आपके जो 4 सेगमेंट है उस पे भी बात कर लेते हैं। पर्सनालिटी है, इंटरेस्ट है, खर्चा कितना आता है, ड्यूरेशन कितना है, अपॉर्चुनिटीज कितनी है। देखिए, जहां तक खर्चे की बात है, द एक्सपेंस इज अ बिट हाइयर एज कंपेयर टू द अदर प्रोफेशनल कोर्सेज, क्योंकि यहाँ पे हर पेपर के लिए आपको कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं हर पेपर के लिए। पेपर के लिए 25,000 रुपये। जहाँ तक ड्यूरेशन की बात है, बंदा खुद तय करता है कि उसको 4 साल में कंप्लीट करना है कि अगले 10 साल में कंप्लीट करना है, क्योंकि एक समय पे एक ही पेपर देना होता है, या वो ज़्यादा पेपर देना चाहे तो ज़्यादा पेपर दे सकता है। तीसरा, इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़, जैसा कि मैंने पहले कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर में है और म्यूचुअल फंड सेक्टर में है। इंश्योरेंस सेक्टर और म्यूचुअल फंड सेक्टर में पैकेजेस इनके अच्छे हैं, मतलब एक फुल फ्लेजेड एक्चुअरीज अगर होगा जिसका पूरा कंप्लीट हो चुका है, सारा के सारा 16 पेपर्स कंप्लीट कर लिए हैं, उसको लगभग 25 से 30 लाख रुपए का स्टार्ट पैकेज भी मिल सकता है। हालांकि क्योंकि मैंने कहा कि पेपर्स ज़्यादा हैं और जैसे जैसे वो कंप्लीट करेगा वैसे वैसे ही उसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसी वजह से इस कोर्स की तरफ रुझान भी थोड़ा कंपैरेटिवली कम है। और दूसरी बात, यहाँ पर मैथ्स में हेवी इंटरेस्ट, स्टैटिस्टिक्स में हेवी इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस तरह का बंदा बिल्कुल एक्चुअली जैसा कोर्स कर सकता है। सर, हमने अभी सारे कोर्सेज़ के लगभग बात कर ली है, उसका ड्यूरेशन, खर्चा पानी सब देख लिया है। अभी मैं ये बात सोच रहा हूँ दिमाग में कि एक बंदा खुद को अगर उसको करना है, एक स्टूडेंट को, कि मुझे फ़लाना कोर्स लेना है, तो उसकी इच्छा, फिर उसके पेरेंट्स की इच्छा, उसके दोस्तों की इच्छा, ये कितनी निर्भर होती है उसके कोर्स चूज़ करने में। और जब आपके पास पेरेंट्स आते होंगे फॉर कंसल्टेशन, तो फिर आप उनको क्या सलाह देते हैं और क्या देखते हैं बच्चों में? देखिए, एक बात सबसे ज़्यादा जो आज की तारीख में मैटर कर रही है वो है हर्ड मेंटालिटी, बिल्कुल, विच इज़ नॉट गुड। कि मेरे दोस्त ने सीए किया, चलो मैं भी सीए करने जाता हूँ, या मेरा एक पर्टिकुलर दोस्त है जिसने कहा कि नहीं यार ये कोर्स ठीक नहीं, अपन सीएस करेंगे, वो सीएस करने चले जाते हैं। तो दैट इज़ नॉट गुड। किस बेसिस पे तय करना चाहिए? इवन पेरेंट्स के लिए भी ये दुविधा होती है कि चलो ठीक है, इसमें कौन सा कोर्स, किस तरह की बातें। तो हर स्टूडेंट ने, हर पेरेंट ने हमेशा एक बात ध्यान देनी चाहिए कि जब हम लोग करियर चुन रहे हैं तो अल्टीमेटली ये करियर कंप्लीट होने के बाद में इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, वो करियर करने के लिए मेरे में कैपेसिटीज़ कैसी हैं। बिल्कुल। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो इजी गो लकी हो जाते हैं, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहां पे डिफिकल्टी लेवल है, जहां आपको मेहनत करनी पड़ती है। सो वेदर यू हैव दैट माइंडसेट ऑफ डूइंग द वर्क, वेदर यू हैव दैट माइंडसेट ऑफ पुटिंग द एफर्ट्स। देखिए, ऐसा है कि जो बच्चा शुरुआती दिनों में मेहनत करने के लिए तैयार है, वो आने वाले समय में उसका रिजल्ट पाएगा ही पाएगा। अब सपोज मैं एक पर्टिकुलर कोर्स करना स्टार्ट किया और उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं यार ये मुझसे नहीं हो रहा है, पर ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर कोर्स यू हैव गेन्ड द नॉलेज एंड दैट नॉलेज कैन क्रिएट यू इन द लॉन्ग टर्म। ओके, तो वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो कोर्स स्टार्ट किया वो कंप्लीट ही हो पाएगा, क्योंकि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे अनसर्टेनिटीज़ हैं। जैसे आप अगर CA का एग्जांपल लो, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटीज़ हैं कि आप ये कोर्स कंप्लीट कर पाओगे या नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोर्स आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपके पास उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं बचे। यू हैव गेन्ड गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड दैट नॉलेज कैन बी यूज्ड। तो करना क्या है? नंबर 1, आपको ये तय करना है कि पॉजिटिवली आई एम गोइंग टू क्रैक दिस पर्टिकुलर कोर्स। दूसरा, मैं क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूं, वो नहीं करना चाहिए। यू डिसाइड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। तीसरा, क्या मैं उस कोर्स को लगने वाले खर्च की कैपेसिटी रखता हूं? भले ही आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जिसके लिए एजुकेशन लोन्स अवेलेबल हैं, पर क्या आप एजुकेशन लोन लेके जब आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद उसका रीपेमेंट जब स्टार्ट करोगे, विल इट बी राइट डिसीजन? ये भी आपको डिसीजन लेना ज़रूरी है। चौथा, आप जब कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद अगर बच्चा वो कोर्स डिसाइड करेगा तो इट विल बी मोर रैशनल काइंड ऑफ डिसीजन एज कंपेयर टू एक रैंडम किसी और ने कहा इसलिए मैंने कर लिया, या फिर
मेरे घर में मेरे काका आए थे, उन्होंने कहा नहीं तेरे से और कुछ नहीं होना है, तू ये कोर्स कर ले, दैट वे शुड नॉट बी द डिसीजन, इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड। अपने आप को पहचानो, अपना हुनर परखो, उसके बाद आप निर्णय लो। सी, हम लोग सिंपल एक मोबाइल लेने जाते हैं ना, वहाँ भी 10 बार सोचते हैं कि इसका कैमरा कैसे काम करेगा, इसका स्क्रीन क्वालिटी कैसा है, इसका चार्जिंग कितने देर चलेगा। मोबाइल पे खर्च करते समय एक 20, 25, 50 हज़ार रुपये के मोबाइल पे खर्च करने के लिए अगर हम लोग इतना सोचते हैं, यहाँ तो हमारे करियर की बात है, तो वहाँ तो सोच एक पॉजिटिव साइड से रहेगी, तभी जाके हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। सर, कॉमर्स के इन सारे जो आपने मेन करियर कोर्सेज बताए, तो अगर कोई बच्चा ये कोर्सेज के लिए जाता है तो एज अ पेरेंट वो अपने बच्चों में वो क्या इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ पर्सनालिटी? मैं जितना आपके सामने अभी बात कर रहा हूँ ना, शायद ही मैं मेरे 12th के बाद इसका 10% भी बात कर पाता। कहने का तात्पर्य यह कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी वर परस्यूइंग दिस कोर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और या कोई भी बंदा किसी भी तरह का प्रोफेशनल कोर्स जब करता है, तो व्हाट दे डेवलप इज नंबर 1 देयर पर्सनैलिटी दैट सूट टू दैट पर्टिकुलर कोर्स। नंबर 2 they become interactive to the world outside. नंबर 3 आपका कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होना चालू हो जाता है। नंबर 4 आप जब लोगों के साथ में डील करते हो तो आप रैशनैलिटी क्या होती है उसको समझना चालू करते हो। जैसे आज मैं अगर मेरे बेटे को कहूँ जो 12th स्टैंडर्ड में है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ पे डिसीजन लेनी है, तो वो तिलमिलाया हुआ रहेगा, या फिर वो उस तरह से उस कॉन्क्रीट वे से डिसीजन नहीं ले पाएगा जिस तरह से कोई एक बंदा जिसने 5-7 साल एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल लेवल पे देखा हुआ है सब चीज़ें, उसके बाद डिसीजन लेगा। तो एज अ पेरेंट व्हाट दे कैन सी आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉमर्स कोर्सेस, एनी ऑफ द कॉमर्स कोर्सेस, 1 the students will be commercially thoughtful, they will have more rationality in their decisions especially when it comes to finances, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, किस तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें दे कैन डू इन मच बेटर वे। और इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सीखने की ज़रूरत होती है बच्चों को? जहाँ तक स्किल्स की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी तरह के प्रोफेशनल कोर्स की आज की तारीख में रिक्वायरमेंट है पेशेंस, जो आज की सारी जनरेशन में मिसिंग है बहुत ज़्यादा। और ये कोई नहीं सिखा सकता, ये डेवलप ही करना पड़ेगा। हाँ। मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको ये पेशेंस नाम की चीज़ डेवलप करनी ही पड़ेगी। मतलब मुझे अगर भूख लगी है और मुझे 5 मिनट के अंदर खाना नहीं मिल रहा है तो बंदा तांडव करता है। हाँ। बिल्कुल, वो नहीं होना चाहिए। यू हैव टू हैव द पेशेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको। कल एक स्टूडेंट आया था मेरे पास, वो कह रहा था कि सर मैं एक टॉपिक कर रहा था, एक प्रॉब्लम कर रहा था, वो प्रॉब्लम नहीं समझ रहा था और वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, उसमें गलतियां हो रही थी, तो मुझे लगता है कि अकाउंट्स मुझे ठीक नहीं लग रहा है, या फिर मुझे लगता है कि ये टॉपिक मुझसे होगा ही नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कि कहाँ गलती हुई, तो उसने एक पर्टिकुलर पॉइंट बताया कि सर ये वाले पॉइंट पे। मैं कहा तेरे को अगर तेरी गलती पता है तो तू उस चीज़ को छोड़ के अगर उसी चीज़ को थोड़ी देर के बाद में वापस से अगर सॉल्व करने जाता तो श्योरली तेरा आंसर आ जाता, क्योंकि तुझे तो तेरी गलती समझ आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस समय पे अगर उसने पेशेंस रखा होता, उस समय पे उसने अगर अपने आप को संभाला होता, तो शायद उसको ये फीलिंग ही नहीं आती कि यार ये मुझसे नहीं हो पा रहा है। सो फर्स्ट थिंग दैट इज टू बी डेवलप्ड, दैट कैपेसिटी हैज़ टू बी देयर, इज टू डेवलप पेशेंस। सेकेंड, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि अगर आप अमला धमला कोर्स कर रहे हो तो उसके लिए आपको रोज़ के 15 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, रोज़ के 20 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिम्बायोसिस का एग्जांपल बताया था, उनके क्लासेस सुबह 7 से रात के 9 बजे तक हो रहे हैं, तो वो भी तो कर ही रहे ना। एंड स्पेशली अगर आप आपके करियर बनते समय 4 साल 5 साल का जो टाइम है आपका, उस पीरियड में अगर आप अपने आप को नहीं ढालोगे, आपके लिए उस समय पे और कोई चीज़ नहीं है, तो आने वाले समय में आपको उसके रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। तो द सेकेंड थिंग दैट हैज़ टू बी डेवलप्ड इज कि हमें इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए समय देना है। यू नीड टू बी मोटिवेटेड फॉर दैट ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। नहीं यार वो उससे नहीं हो पाया तो मुझसे कहाँ से हो पा। सो दिस काइंड ऑफ थिंग शुड नॉट बी देयर। सेल्फ मोटिवेशन जिसे हम लोग कहते हैं वो कंसिस्टेंटली होना चाहिए।
तीसरी चीज जो स्टूडेंट्स को डेवलप करनी चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हो सकता है इसमें से कई सारी चीज़ें उसमें शुरुआत में ना हो, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें डेवलप की जा सकती है। और तीसरी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन। मैंने कब, कहाँ, कितना, कैसे, किससे बात करनी है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मैं रैंडमली कोई भी स्टेटमेंट कर दूं कहीं, उसकी वैल्यू उस समय पे कितनी रहेगी मुझे नहीं पता, पर मैंने समझ के किसके सामने बात कर रहा हूं ये सोच के करूंगा तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी मैं चाहता हूं। बिल्कुल। सो द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल्स हैव टू बी डेवलप्ड। चौथी इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा जो हमें डेवलप करनी है वो है करेज, कि पॉजिटिव एटीट्यूड जिसे हम लोग कहते हैं, कि लोग डराने वाले बहुत आएंगे। मतलब मैंने जब सीए कोर्स ज्वाइन किया था, मेरे पास हर दूसरे दिन एक नया बंदा मिलता था और वो कहता था यार तेरे तो 63% आए थे 12th में, तू कहाँ से सीए कर रहा है, तुझसे नहीं हो पाएगा। बट स्टिल आई बिकेम चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो यू नीड टू हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड एंड करेज फॉर डूइंग दैट थिंग। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैव टू बी डेवलप्ड व्हेन यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज। वाओ सर बहुत बढ़िया आपने बात की, और वाकई सर आपको सुपर। ये ज़रूरी है सर आज की तारीख में, क्योंकि आप रैंडमली कोई चीज़ करके आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राइट। सर जैसे हमने इतनी सारी बात हर विषय पे कर ली अब तक, कि पढ़ाई हो गई, कोर्सेज हो गए, सब हो गया, और खर्चे की बात तो जैसे आपने बताया कि हर एक के लिए खर्चा होने वाला है। तो मेरा ये पूछना था कि ग्रेजुएशन करते समय कोई बंदा अगर कोई साइड हसल छोटा मोटा जॉब भी कर लेता है, तो क्या वो कर सकता है, कर पाता है, क्या करना उसमें चाहिए या भी नहीं? हाँ वो भी है। जहाँ तक ग्रेजुएशन कोर्सेज की बात है, श्योरली यस, आप बीकॉम के साथ, बीबीए के साथ एक पार्ट टाइम जॉब श्योरली कर सकते हैं, और करना भी चाहिए आई वुड से। क्यों? हमारा बीकॉम का या बीबीए का जो कोर्स करिकुलम है, उसमें कॉलेज में ये बंदा मैक्सिमम 5 से 6 घंटे स्पेंड करता है जी। उसके अलावा इसके पास पूरा दिन अवेलेबल होता है, और साथ ही साथ इसने खर्च भी किया होता है। तो टू सपोर्ट हिज डेली लाइवलीहुड अ स्टूडेंट कैन श्योरली वर्क फॉर प्राइवेट। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जहां पे आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो, और वो करने भी चाहिए। उससे आपको एक तो पब्लिक इंटरेक्शन मिलता है, दूसरा यू गेट रिस्पॉन्सिबल, तीसरा यू गेट ऑक्यूपाइड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही खाली घूमने के बजाय अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो यू गेट द ऑक्यूपेंसी बाय विच आप अपने एक्सपेंडिचर तो कम कर ही रहे हो, साथ ही साथ आपके खुद के लिए रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट वे इट इज़ अ गुड थिंग दैट साइड हसल्स यस ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं। पर जहाँ तक एग्जाम्पल लिया जाए प्रोफेशनल कोर्सेज का, वहाँ तो अलाउड भी नहीं है। जैसे अगर आप सीए जैसा कोर्स कर रहे हो तो फाउंडेशन, इंटरमीडिएट लेवल, जो पहले के 2 लेवल हैं, वहाँ पे पढ़ाई में ही बंदा इतना इन्ग्रॉस्ड होता है कि उसके पास समय नहीं होता है कि वो कुछ और करे। और इंटरमीडिएट खत्म करने के बाद में एनीवेज दे हैव टू डू द आर्टिकलशिप, दैट्स अ काइंड ऑफ मेन हसल, सो दे हैव दैट। सीएस कोर्स में भी उसी तरह से सीएस कोर्स कंप्लीट करने के बाद में दे हैव टू डू 1 ईयर का आर्टिकलशिप। उसी तरह से सीएमए कोर्स में भी 1 साल का इंटर्नशिप होता है। तो उन कोर्सेज के लिए आपको साइड हसल्स का ना स्कोप है ना करना चाहिए। हाँ, इन कोर्सेज के लिए जैसे ग्रेजुएशन, बीएफएम, बीएमए, बीबीए, बीएमएस, इस तरह के कोर्सेज के लिए साइड हसल्स का स्कोप भी है, और श्योरली करना चाहिए क्योंकि उससे आपका ही फायदा होने वाला है। कुछ कॉलेजेस ने आजकल, जैसा बीकॉम ऑनर्स में, इन्होंने अब इंटर्नशिप की कंसेप्ट ही लाई हुई है। अच्छा। कि हर बार इनको जो सेम वैकेशंस मिलते हैं उसके दौरान ये प्राइवेट प्लेसमेंट्स के तौर पे कहीं ना कहीं जाके अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं, तो वो एज एन एडिशनल एडवांटेज हो जाता है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो साइड हसल के तौर पे इसको देख रहे हैं। सो दैट वे यू कैन गो फॉर इट। ग्रेट ग्रेट। नाइस। यस सर आज का एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। बहुत सारा नॉलेज आपकी तरफ से हमको मिला है। हमको क्या, हम सबको जो देख रहे हैं हमारे दर्शक, उनको भी मिला है। और हमारा तो ख्याल साइंस साइड था, तो हमें भी आज कॉमर्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिली है। तो शायद पहले मिलती हमारे डॉक्टर होने के पहले, तो शायद हम भी मुड़ जाते उस तरफ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ कि आप एक फाइनल, एक कुछ चंद लाइंस और हमारे जो दर्शक है, एक टेक अवे मैसेज के तौर पर उनको आप बता दें कि बाबा क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो आपकी लाइफ कॉमर्स में सेट है। देखिए, मैं सारे दर्शकों को सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई करियर चुन रहे हैं तो आप सिर्फ परसेंटेज देख के मत चुनिए। आप उस स्टूडेंट की इंटरेस्ट, उसकी इंक्लिनेशंस और वो किस तरह से अपने आप को 10 साल बाद देखना चाहता है,
और क्या उस बच्चे के पास, उस स्टूडेंट के पास उस पर्टिकुलर चीज़ को कंप्लीट करने के लिए कैपेसिटी है या फिर वो कैपेसिटी डेवलप करना चाहता है, उसी बेसिस पे आप उस स्टूडेंट का करियर चुनिए। बस बाकी सारी चीज़ें तो हमने बहुत सारी डिस्कस कर ली हैं, इसके अलावा कुछ रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस रॉकिंग एंड गेम चेंजिंग सेशन। आशा करते हैं कि हमारे सारे दर्शकों को ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सो आई होप यू ऑल लाइक्ड दिस पॉडकास्ट एंड आपको इस पॉडकास्ट से कॉमर्स में करियर के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होंगी। इसी तरह के नॉलेज भरे पॉडकास्ट के लिए हमारा चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी मिलेंगे एक नए एक्सपर्ट के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे एक्साइटेड। थैंक यू।